जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन है क्या? हम डिफरेंट अकाउंट जो ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं उसका मैपिंग है कि किस ट्रांजैक्शन पे कौन सा अकाउंट हमारा हिट करेगा, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, वो सारे अकाउंट हम यहाँ पे मैप करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने मैप नहीं किया जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होना है, वो आपको ट्रांजैक्शन करने नहीं देगा, रोकेगा कि जीएल अकाउंट नहीं हो रखा है, वहां पे डिटर्मिनेशन नहीं हो रखा, आपने ये अकाउंट मैप नहीं कर रखा, तो आपको ट्रांजैक्शन नहीं होने देगा। इसीलिए सबसे पहला जो फर्स्ट काम होता है वो जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट पहला क्या है, सेल्स टैब है, फिर है परचेज टैब, देन है जनरल टैब एंड इन्वेंट्री, रिसोर्स और WIP। ये रिसोर्स और WIP में कुछ नहीं है। मेन जो है आपका, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन्वेंट्री, आज हम फिर से करेंगे, ठीक है। और ये अभी आपका सेल्स से शुरू करेंगे, हम यहाँ इन्वेंट्री तक आएंगे। क्लियर? रिसोर्स इसलिए नहीं है कि हम मैन पावर वगैरह इसमें मेंटेन नहीं करते। अगर आप मैन पावर वगैरह मेंटेन करेंगे तो वहां पे आपको रिसोर्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स टैब से। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछेगा, नहीं तो आपको साउंड आएंगे वीडियो में। राम साहब आपका आई थिंक। तो सेल्स टैब में आप आएंगे तो दो टैब है, एक क्या है टेक्स्ट टैब है, एक है आपका जनरल टैब, ठीक है। जनरल टैब में आते हैं तो सबसे पहला क्या दिखा रहा है, डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल। ये कौन सा अकाउंट है? ये वो अकाउंट है जब आप किसी मटेरियल को सेल करते हैं इन द सेम कंट्री, जब डोमेस्टिक सेल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कस्टमर का एक पार्टिकुलर अकाउंट होता है, कंट्रोल अकाउंट, वो मैप करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर अकाउंट। तो वही बोला डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल, जिससे हमें क्या होगा, रिसीव होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा डोमेस्टिक, ठीक है। तो वो अकाउंट हमें मैप करना है। तो हमने डेटर अकाउंट बनाया था, डोमेस्टिक डेटर अकाउंट, हम उसको मैप कर, देखिए सेंड्री डेटर हमारे पास है, हम इसको मैप कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ सेंड्री डेटर ये क्यों आया, तो हमने सेंड्री डेटर को कंट्रोल अकाउंट बना रखा है। जो आपको याद होगा जब हमने जीएल अकाउंट बनाया था, यहाँ पे जब चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनाया था, तो हमने जितने भी हमारा कंट्रोल अकाउंट था उसको कंट्रोल अकाउंट बनाया था। अगर हम कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाए रहते तो यहाँ पे नहीं आता। अब आपका क्या है, कस्टमर है, तो कस्टमर का सेंड्री डेटर जो हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, क्योंकि हमें उससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है, तो हमें ये दिखाते, ये देखिए सेंड्री डेटर यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इस कंट्रोल अकाउंट को चेकआउट कर रखा है, इसीलिए वो हमें वहां पे दिखता है। एक और अकाउंट हमें चाहिए जो इसमें नहीं है, वो क्या होना चाहिए, सेंड्री डेटर एक्सपोर्ट अकाउंट, जो हम बाहर सेल करते हैं। अगर हमारा आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन कंट्री में सेल होता है, तो हमें एक्सपोर्ट अकाउंट सेंड्री डेटर का चाहिए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं सेंड्री डेटर एक्सपोर्ट अकाउंट, तब हम जाके उसमें मैप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कोडिंग कर देता हूँ, ये मैंने डाल दिया A-CA, ठीक है, -DEB, सेम सीरीज में मैं ले जा रहा हूं, ठीक है। एंड ये 001 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 002 कर दूंगा। और मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं सेंड्री डेटर एक्सपोर्ट, सेंड्री, सॉरी ये क्या, अब इस अकाउंट को हमें जब तक कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाया तब तक यहाँ है, तो ये हमें कंट्रोल अकाउंट बना रहा है। मैंने बताया था कि कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है और कैसे ये काम करता है, आपको उस दिन बताया था। एक कस्टमर और वेंडर के केस में कंट्रोल अकाउंट चलता है, स्टॉक अकाउंट इज ऑल्सो अ कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखा है। कंट्रोल अकाउंट कहने का मतलब ये है कि जब भी कस्टमर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे ये अकाउंट मैप होता है कस्टमर के साथ, तो यही कंट्रोल अकाउंट चलता है। तो फ्रंट पे तो हमारा कस्टमर चलता है, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, अकाउंट में ट्रांजैक्शन इसमें होता है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा डोमेस्टिक के केस में हमने क्या किया, सेंड्री डेटर या सेंड्री डेटर डोमेस्टिक कहीं होगा, कहीं पे सेंड्री डेटर्स होगा। अब यहाँ पे देख रहा बोल रहा है फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, डोमेस्टिक में जब रिसीव कर रहे हैं तो सेंड्री डेटर, लेकिन जब आप फॉरेन में मांग रहा है, मतलब कि आपका जो बाहर से कोई पैसा आप जो रिसीव कर रहे हैं वो, तो किससे रिसीव करेंगे, जो हमारा सेंड्री डेटर एक्सपोर्ट अकाउंट होगा उसमें। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने इसको इससे मैप कर दिया, इसीलिए मैंने अभी बनाया था।
कल्पेश जी आ गए, एक सेकंड में इनको मैसेज कर देता हूँ। ओहो, ये ऑनलाइन नहीं है, वेट कर रहा है। ओके, हेलो कल्पेश जी, गुड इवनिंग। माइक आपका ऑफ है। Good evening, everybody. Sorry for late. आज लेट हो गया तो कोई नहीं, अभी हमने शुरू किया है, थोड़ा सा दूसरी चीजें पे डिस्कशन चल हाँ, रही थी, तो आप ज्यादा लेट नहीं हुए, ठीक है। चलेगा। तो अभी हमने बस जीएल बस। अकाउंट डिटर्मिनेशन शुरू किया है, बस 2 अकाउंट मैप किया है, सेल्स का टाइप शुरू किया, ठीक है। हम्म, तो आपकी हाँ चीजें छूटी नहीं है हाँ, ज्यादा। ओके। चलेगा। रिकॉर्डिंग चालू होगी सर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या किया, फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल में क्या किया, सैलरी डेटर एक्सपोर्ट अकाउंट को हमने मैप कर दिया, जितने भी हमारे अच्छा, कोई क्वेश्चन आया? हाँ राम साहब बताइए। Just I want to ask you one question. या If domestic account receivable and foreign account receivable जो जिसके साथ मैप करना है, जी उसका जी। कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है? सपोज तो मुझे भी डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल में भी सपोज इफ आई हैव टू काइंड ऑफ टू कैटेगरी ऑफ द सेल्स सेगमेंट, हम्म नहीं तो कस्टमर सेगमेंट, हम्म तो उस केस में एक सेगमेंट को इफ आई मैप विद द डोमेस्टिक एंड अदर सेगमेंट को इफ आई मैप विद द फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, कुछ डिफरेंस होएगा उसमें? नहीं, आप अगर डोमेस्टिक में केस में अगर आपका सेम ही है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में अकाउंट तो एक ही होगा, लेकिन आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट आपका कोई कस्टमर है, ठीक है, जिससे आप ओनली सर्टेन थिंग्स आप सेल कर रहे हैं, और दूसरा डोमेस्टिक कस्टमर है, उससे कुछ और चीजें आप सेल कर रहे हैं, तो जो कंट्रोल अकाउंट होगा वो तो सैलरी डेटेड डोमेस्टिक ही जाएगा दोनों में। बट हमारा क्या बनेगा, एक ग्रुप बन जाएगा कस्टमर का, एक कस्टमर जो बन जाएगा कि XYZ उसको सेल करते हैं, कस्टमर जिसको हम ABCD सेल करते हैं। लेकिन जो कंट्रोल अकाउंट होगा वो सेम ही चलेगा, आप उसमें कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही सेक्शन दे रखा है डोमेस्टिक को मैप करने के लिए, डबल सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको, हाँ, जब एडवांस जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आइटम वाइज चलेंगे। तो आइटम वाइज में आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को आप उसमें मैप कर सकते हैं, कंट्रोल अकाउंट को। तो वहां पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिमिटेड दे रखा है, तो आपको एक ही अकाउंट में रखना पड़ेगा। जो क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी, जो डेटर अकाउंट है आपका सैलरी डोमेस्टिक वाला, जितने भी डोमेस्टिक सेल होंगे आपको उसमें जाएंगे बैलेंस। लेकिन आप उस कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब बीपी मास्टर बनाएंगे ना, तो बीपी मास्टर में आप उसका ग्रुप बना सकते हो अलग अलग, ठीक है। बिजनेस पार्टनर में आप ग्रुप बना सकते हो, जितने भी ग्रुप बनाना चाहे आप बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, तो ये हमारा हो गया सैलरी डेटर एक्सपोर्ट। जितने भी जो हमारा आउट ऑफ द कंट्री सेल होगा, जो फॉरेन कंट्री में हमारा सेल हो रहा है, तो उस कस्टमर के साथ ये अकाउंट मैप होगा, ठीक है। अब ये क्या है, चेक रिसीव्ड। अगर आप कोई चेक में पेमेंट ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जीएल अकाउंट को मैप करना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट आएगा उसी में जाए, ठीक है। तो अगर ये क्लाइंट हमें दे रखा होगा चेक का, तो हम यहाँ पे मैप करेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। चेक का मेरे ख्याल से नहीं दे रहा, क्योंकि डायरेक्ट कम अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो यदि आपको दे रखा है तो आप यहाँ पे उसको मैप कर सकते हैं। चेक रिसीव्ड अकाउंट तो यहाँ पे है नहीं, तो आप, अगर मैं बना देता हूँ चेक में, हाँ बोलिए, हाँ आशीष जी बोलिए। ये चेक के अलावा जो ऊपर वाले दो हैं उनमें कैसे पैसा आता है, किस तरीके का आता है? ये तो थर्ड वाला अभी जो मैंने मैप किया वो, हाँ जी, इसमें क्या है, जो हमारा कस्टमर होगा ना डोमेस्टिक, जिसको आप सेल करते हैं, कोई भी मटेरियल आप सेल करेंगे सेम कंट्री में, इंडिया का ही अगर हमारा कस्टमर है, तो वो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जो अमाउंट देगा वो इसी अकाउंट को हिट करेगा। नहीं वो तो समझ गया मैं। तो ये पैसा भी तो चेक के थ्रू ही आएगा? नहीं, आप डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट लेंगे ना। ये जो आएगा आपका, ये कस्टमर आपका क्या होता है, देखिए दो तरीके से होता है। जब आप कस्टमर से पेमेंट लेंगे, इनकमिंग पेमेंट आता है जब बैंकिंग में, तो होता क्या है, आपका कस्टमर डेबिट होता है और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट की जगह पर अगर आप चेक से ले रहे हैं तो चेक अकाउंट आप उसको क्रेडिट करेंगे, अल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है।
तो अब ठीक इस है। केस में क्या होगा कि जैसे ही आप कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हैं, कस्टमर से पैसा ले रहे हैं और बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो जो कस्टमर डेबिट हो रहा है तो वो अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? इसी अकाउंट में जाएगा ना, जीएल अकाउंट में। कस्टमर तो क्या है, कस्टमर कोई अकाउंट तो है नहीं, तो कस्टमर के साथ कौन नहीं होता? डोमेस्टिक वाले के साथ ये मैप होगा और एक्सपोर्ट वाले के साथ ये मैप होगा। तो जो डेबिट हो रहा है ये वो इस अकाउंट में आ रहा है पैसा, अच्छा, मैंने इस अकाउंट से आपका सॉरी आ रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है आपका बैंक अकाउंट। तो उस केस में बैंक बैंक अकाउंट बैंक बैंक क्रेडिट होएगा कि डेबिट होएगा? नहीं, जब आपका मनी इन साइड आएगा बैंक से, कस्टमर क्या करता है? हमें पैसा देता है ना, हमें मतलब बैंक में डालता है सीधा पैसा वो? बैंक में पैसा डालता है या फिर कंपनी को पे करता है। हाँ, तो कंपनी को पे कर रहा है तो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। उसी क्रेडिट के बेस पे तो उसने मटेरियल लिया है आपसे। जो मुझे ज्यादा तो नहीं पता है फंक्शनल, लेकिन ये जो पैसा देता है वो डेबिट होएगा और जो लेता है वो क्रेडिट होएगा। आप वो बैंक अकाउंट के बेस पे कर रहे हैं, जो हम जाते हैं ना बैंक में अकाउंट में, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ उसके हाँ। बेस पे कर रहे हैं। जो हमें जो पासबुक मिलता है उस पे क्या लिख के आता है जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं? वो तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। क्यों हाँ। क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया ना, हम्म। तो हमारे से पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। हाँ ठीक है। और वो पासबुक जो हमें रिफ्लेक्टर दे रहा है वो किसका है? हमारा है वो। हाँ तो हमें दिखाता है कि आपका क्रेडिट हुआ और वो बैंक में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ठीक है। क्लियर है? तो सिमिलरली यहाँ पे जब कस्टमर है वो क्या कर रहा है? मटेरियल ले रहा है, उसके बेस पे पैसा दे रहा है। तो मटेरियल जो लिया है, ठीक है, उसने, और पेमेंट जब हमें किया तो पेमेंट करने से उसको एक क्रेडिट लिमिट बन गया कि 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपया का उसको वो दिया, उसका लिमिट बन गया कि भाई इतना क्रेडिट लिमिट हो गया। उस पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट पे वो उतना मटेरियल उठा लेगा आपसे। ठीक है। समझ रहे बात को? हम्म। तो अभी ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए आपको ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक सॉरी सर, बताइए। सर सेम इशू मेरे को भी है। मेरे को नहीं ये पता लगता क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इसमें मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है सर। आप टेंशन मत लीजिए, ये मुझे भी होता था शुरू में, और ये हाँ आप जी। ही को नहीं सबको होता है कि क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा। हाँ सर, मेन इशू यही है सबसे बड़ा। आप एक चीज सिंपल समझ के रखो, दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी कोई चीज इन होगा, ठीक है, वेदर द स्टॉक अकाउंट में कोई चीज मटेरियल आएगा, ठीक है, तो वो डेबिट होगा। अगर स्टॉक से कोई चीज जाएगा तो वो जहां से जा रहा है, निकल रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। जहां पे आ रहा है, ठीक है, वहां वो आपका डेबिट होगा। बस क्रेडिट डेबिट। नहीं सर, कोई वेयर हाउस है तो उसमें जब मटेरियल आएगा तो वो डेबिट होगा। एग्जैक्ट। जब किसी हमारा मटेरियल आएगा तो स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जहां से मटेरियल आएगा वो हमारा जैसे कि सपोज दैट आप जीआरपीओ कर रहे हैं, मटेरियल आपका क्या होता है? जब एमआरएन बनाते हैं तो एमआरएन बनाते हैं तो क्या होता है? उसमें एक एलोकेशन अकाउंट चलता है, गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, जो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस क्या हो रहा है? वहां पे आपका क्रेडिट हो रहा है और आपका स्टॉक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो जीआरपीओ में क्या होता है? मटेरियल इनसाइड आता है, गुड रिसीप्ट परचेज ऑर्डर, जीआरपीओ यही होता है ना। तो आप स्टोर में लेते हैं मटेरियल को, स्टोर में जब इन करता है तो आपका क्या हो गया? आपका जो स्टॉक अकाउंट है वो आपका उस समय एट द सेम टाइम पे क्या हो जाता है? आपका डेबिट हो जाता है। अब सेम केस देखिए, जब हम जाएंगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन में, गुड्स इशू और गुड्स रिसीव करते हैं। इशू का मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टॉक से मटेरियल बाहर जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉक से जब मटेरियल, सपोज दैट आप किसी प्रोडक्शन ऑर्डर के बेस पर मटेरियल को इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इशू जब करेंगे तो मटेरियल क्या होगा? हमारे स्टोर से जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा वेयर हाउस है, वहां से निकलेगा और कहां जाएगा? WIP में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। तो जैसे ही हमारा आरएम मटेरियल यहां से निकला, WIP में गया, तो हमारा आरएम का जो स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और WIP में गया है तो WIP क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। क्लियर? फिर आपका जब वहां पे एफजी आइटम बना, प्रोडक्शन लाइन में एफजी आइटम बन गया, अब आप क्या करेंगे? गुड्स को रिसीव करेंगे। तो एफजी आइटम क्या होगा? वहां से WIP जो प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन से आपका एफजी आइटम निकलेगा, ठीक है, और स्टॉक में आ जाएगा। किसका? एफजी स्टॉक अकाउंट में आएगा और WIP से आएगा। तो एफजी स्टॉक अकाउंट यहां पे अब क्या होगा अमित जी?
वहां पे क्रेडिट होगा फिर? नहीं, एफजी कहाँ जा रहा है, स्टॉक अकाउंट में जा रहा है ना। हाँ। तो अब क्या ये जा रहा है, जिसमें जा रहा है तो वो डेबिट होगा ना। गिवर द डेबिट। हाँ, तो एफजी स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डब्ल्यूआईपी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी से निकल के वो एफजी स्टॉक में आ रहा है। सर इसका आगे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे सर, जब पीओ वगैरह बनाएंगे तो? ट्रांजेक्शन करेंगे आप, बस मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बस बताया है कि जब भी मटेरियल आपका जहां पे जाएगा, ठीक है, उस अकाउंट को आप डेबिट कीजिएगा, जहां से आएगा उसको आप क्रेडिट किया, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम रंजीत जानते जी, हैं, हाँ, इसको थोड़ा पीपीटी पे ले लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, ट्रांजेक्शन हाँ सर, करेंगे ये तब, सर। अभी करेंगे तो आपको बताएंगे, आप भूल जाएंगे। हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो सारे चीजें याद रहेंगे। तो अभी आपको बस मैप में करा रहा हूँ, कौन ओके, अकाउंट ओके, कहाँ ठीक जाएगा है। ये ध्यान रखिए। जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो पीपीपी पे लेंगे, पीपीटी पे लेंगे, जनरल एंट्री लिखेंगे, फिर उस ट्रांजेक्शन को आपको दिखाएंगे, तो आपको ठीक सर, ठीक सर। 100% याद रहेगा। अभी आप फिर भूल जाएंगे। अभी बस इतना थोड़ा बहुत अगर ओवरव्यू आपको मिल रहा है तो उसको रखिए, आगे हम ट्रांजेक्शन में इसको क्लियर और कर देंगे। ठीक है अमित जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे चेक से अगर आप पेमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं, आपके यहाँ अगर चेक से पेमेंट होता है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अकाउंट लगाएंगे। अगर आपको नहीं चेक से पेमेंट लेते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर होता है या कैश में ट्रांजैक्शन होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक से लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका जहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपको एक चेक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कैश है ना, डॉलर अकाउंट है, एक्सिस बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक है, इसने हमें कोई भी चेक अकाउंट नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चेक रिसीवेबल अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। क्लियर। अब चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ओवर पेमेंट एआर अकाउंट। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ओवर पेमेंट अंडर एआर पेमेंट, ये दो चीजें होती है, ठीक है। देखिए किसी भी पार्टी को, किसी भी कस्टमर के अगर पेमेंट आपका एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पे आपका उसका पेमेंट अगर बचा हुआ है, ठीक है, उससे पेमेंट आना है, ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट। अब सपोज दैट उसका जो ड्यू पेमेंट था वो था 5000, ठीक है, और उसने अगर हमें 5000 ₹5 या 5000 समथिंग फ्रैक्शन अमाउंट कुछ भी दिया, जैसे कि डॉलर में है, आपका बाहर का पार्टी है, उसने डॉलर में दिया, उस दिन एक्सचेंज रेट कुछ हो गया और उसके बेस पे वो दे दिया। तो अगर पेमेंट जितना ड्यू था उससे स्लाइटली उसने ग्रेटर दे दिया हमें, ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा, ओवर पेमेंट में एआर अकाउंट में जाएगा, कि पेमेंट जितना था ड्यू उससे ज्यादा दे दिया तो ओवर पेमेंट में। अगर वही एक्सचेंज रेट बिलो हो जाएगा, कम जाएगा, तो क्या चला जाएगा, अंडर पेमेंट में जाएगा, ठीक है। कि जब आपका पेमेंट जितना ड्यू अमाउंट है उससे अगर वो ज्यादा दे रहा है तो ओवर पेमेंट में, जितना ड्यू अमाउंट है उससे वो कम दे रहा है तो अंडर एयर। एक्चुअली इंडिया में ये सब चीजें होता नहीं, कोई ज्यादा नहीं दे रहा ना कोई आपको कम देता है, ठीक है। लेकिन सैप में प्रोविजन है कि एक्सचेंज रेट जहां पे लग रहा है आपका यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी में हो रहा है, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए ये अकाउंट दे रखा है। आप यहाँ पे वो अकाउंट मैप करके रख सकते हैं, तो ओवर और अंडर पेमेंट जो होता है वो उसको आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। डाउन पेमेंट का इसमें प्रोविजन चलता है, वो मैं आपको दूसरा जो हमारा डेटाबेस है उसको खोल के दिखाते हैं आपको कि डाउन पेमेंट इसमें प्रोविजन है, बट जनरली यहाँ पे बहुत कम लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं डाउन पेमेंट। एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट। हाँ, तो ज्यादातर लोग एडवांस पेमेंट का केस लेके चलते हैं, डायरेक्ट वो एडवांस पेमेंट लेते हैं बैंकिंग में जाके, इनकमिंग पेमेंट कर लेते हैं, वो नहीं यूज करते हैं डाउन पेमेंट का केस। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, जनरली आपके यहाँ भी आशीष जी आप देखे होंगे डाउन पेमेंट नहीं यूज करते हैं। आप क्या क्या होता है, एपी इनवॉइस होता है, पहले आपका परचेज ऑर्डर, जीआरपीओ, देन एपी इनवॉइस होता है, डाउन पेमेंट नहीं यूज होता, ठीक है, नहीं होता। हाँ नहीं यूज करते हैं लोग। तो ये बहुत कम होता है रंजीत हाँ, जी। उस केस के लिए कि अगर कोई यूज करता है तब के लिए है, बट यहाँ यूज नहीं होता।
ये देखिए परचेज के केस में भी है, ये है ना AR डाउन पेमेंट, ये तो रिक्वेस्ट है, इस पे कोई जनरल एंट्री नहीं आता, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाएगा AR डाउन पेमेंट इनवॉइस। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट यूज होता है, एज ए ऑफसेट अकाउंट यूज होता है आपका, ठीक है। जैसे आपका वहां एलोकेशन अकाउंट हो रहा था उसमें GRPO पे, उसी तरह से यहाँ यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, सबसे पहले आपका परचेज ऑर्डर या इससे परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर, देन GRPO के बाद डायरेक्ट AP इनवॉइस एंड देन क्रेडिट एंड डेबिट मेमो, ये चलता है। ये सेक्शन यूज नहीं करते हैं, जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ये आपका डाउन पेमेंट का सेक्शन है, ठीक है। तो उसी की मैं बात कर रहा था कि डाउन पेमेंट के केस में मैं देखता हूं अगर इसने दे रखा होगा डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट तो हम इसको मैप कर देंगे, अगर नहीं है तो आप करना चाहते तो बनाना पड़ेगा आपको डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। क्यों यूज होता है, वो डाउन पेमेंट के केस में है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट इसने दे रखा है, ये देखिए, मतलब ये यूज कर रहा है, लायबिलिटी का पार्ट है, तो ये आप इसको मैप कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं ये रियलाइज एक्सचेंज डिफरेंस गेन, ये देखिए, ये जो है ये सभी जगह आपको मैप करने पड़ेंगे। जो हमारा एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस आता है, सपोज दैट आज मैंने बिल बनाया, ठीक है, AP इनवॉइस हो चाहे AR इनवॉइस हो, कोई भी बिल बनाया मैंने, आज इसका इनवॉइस हो गया, बिल बन गया, और जब पेमेंट हुआ तो पेमेंट होगा कल। आज बिल बना दिया, कल के डेट में आपने उसका पेमेंट, सपोज दैट अगर आपका कस्टमर का है पेमेंट तो आपने AR इनवॉइस बना दिया, और कल के डेट में वो क्या कर रहा है, पेमेंट, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, कल के डेट में वो आपको पेमेंट देने के लिए पेमेंट सेक्शन में गया। अब आज का एक्सचेंज रेट 82 रुपीज 25 पैसे और कल का एक्सचेंज रेट 82 रुपीज 35 पैसे, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस आएगा वही आपका ये गेन और लॉस में चलेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अकाउंट मैप करना है एक्सचेंज रेट का। ये देखिए एक्सचेंज रेट वेरिएशन अकाउंट दोनों में ही जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, जो क्लाइंट हमें दे रखा है एक ही अकाउंट दिया है, अगर बढ़ेगा तो भी इसी में जाएगा और कम होगा तो भी इसी में जाएगा, तो ये सरप्लस होता रहेगा एक ही अकाउंट में। बढ़ गया सपोज दैट कि 2 पैसा बढ़ गया या 20 पैसा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इसमें चला जाएगा 20 पैसा। अगर 20 पैसा एक्सचेंज रेट का वैल्यू कम हो गया तो फिर इसी से चला जाएगा, ठीक है। जब बढ़ेगा तो इसमें जाएगा, जब कमेगा तो इसी अकाउंट से आएगा सरप्लस करने के लिए। तो ये अकाउंट हमें कंपलसरी होता है मैप करना, अदरवाइज आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो केस है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज रेट आप डालेंगे तो ये अकाउंट मांगेगा ही मांगेगा, कंपलसरी करेगा ये, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है हमारा रेवेन्यू अकाउंट, ये सॉरी कैश डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट का कोई ऑप्शन रखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन पे डिस्काउंट का ऑप्शन आता है, अगर आपको कैश डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट अकाउंट बना होगा, जो इसमें है नहीं, कैश डिस्काउंट का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट होगा, देखिए कैश है, डिस्काउंट है नहीं इसमें। तो अगर आपको मैप करना है कैश, आपको अगर ये डिस्काउंट अकाउंट है ना, ये है, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलग मैप करना है हमें, ठीक है। तो उस केस के लिए अगर आप किसी कस्टमर को आप देते हैं कुछ कैश में, अगर ट्रांजैक्शन करता है तो उसको पार्टिकुलर डिस्काउंट देते हैं, तो उस केस में आपको ये अकाउंट मैप करना। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप इस कैश डिस्काउंट अकाउंट को मैप करेंगे तो जितना भी आप डिस्काउंट पूरे सेशन में देंगे वो सारा का सारा कैश पे, अगर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा तो सारा का सारा इस GL अकाउंट में जाके वो अमाउंट हिट करेगा। तो एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपके बॉस ने पूछा कि ये बताओ कि टिल टू डेट हमने अभी तक कितना कैश डिस्काउंट दिया है, तो आप इस पार्टिकुलर अकाउंट को चेक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके उस पर जितना बैलेंस बताएगा आप बता देंगे कि सर हमने अभी तक कितना डिस्काउंट दिया है कैश के केस में। मेन मोटिव ये होता है इसको बनाने का, ठीक है। अब मैं आता हूं इस पे रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या है आपका, जो सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए हमने कुछ सेल्स अकाउंट मैप कर रखा है। ये आया कैसे वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, जो लोग थे उनको पता है, मैं रेवेन्यू में आया था, जो सेल्स अकाउंट था यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेल्स अकाउंट टाइप में मैंने सेल्स अकाउंट को अपडेट कर रखा है। तो जितने भी यहाँ पे अकाउंट है, जिस अकाउंट को मैंने सेल्स अकाउंट अपडेट कर रखा है वो सारे के सारे रेवेन्यू है। ये देखिए ये अकाउंट हमारा अदर्स में है, ये नहीं हमने डाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी नहीं डाला है, तो हमने किसको डाला, इसको डाला, सेल्स अकाउंट को डाला है, फिर हमने जॉब वर्क को डाला है और एक और मैंने इसको डाला है। तो ये 3 अकाउंट आपको दिखाएंगे रेवेन्यू अकाउंट में।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या टैब बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सेल्स अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है, आप इसको मैप करेंगे। जॉब वर्क अलग है कि अगर आप किसी भी कस्टमर का जॉब वर्क करते हैं तो उस केस में ये अकाउंट हिट करेगा। ये सेल्स अकाउंट वो है कि जब भी कोई मटेरियल आप सेल करेंगे तो उसके केस में, तो मैं इस अकाउंट को यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, अब आप जैसे राम लोहानी जी का क्वेश्चन था कि अगर मल्टीपल सेल्स अकाउंट हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, तो दो तरीके हैं, या तो आप एडवांस जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे या फिर हम आइटम ग्रुप बनाएंगे तो उस आइटम के साथ हम मैप कर देंगे डिफरेंट सेल्स अकाउंट को। सपोज दैट कि हमारा एसएफजी 1 है जो सेल करते हैं, एफजी 1 है जिसको हम सेल करते हैं, तो उसके साथ हम सेल्स अकाउंट ऐड कर देंगे रेवेन्यू का, उसके एफजी 1 का, उसके बाद FG2 बनाएंगे, FG3 बनाएंगे, तो सभी के साथ हम डिफरेंट अकाउंट मैप कर सकते हैं। वो आपको आइटम ग्रुप पे मैप करेंगे और जीएल अकाउंट को जो हम रन कराएंगे आइटम ग्रुप है, वो आगे हम आइटम में आएंगे आपको बताएंगे, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे है सेल्स क्रेडिट अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेल्स क्रेडिट अकाउंट अलग सेपरेट अकाउंट रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसी सेल्स अकाउंट को आपको मैप करते हैं। तो जो सेल्स क्रेडिट अकाउंट अगर इन्होंने दे रखा है, देखिए इसमें सेल्स अकाउंट ही दे रखा है, तो सेल्स क्रेडिट अकाउंट हमें नहीं लगता कि इन्होंने दिया है, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट इसमें है नहीं सेल्स क्रेडिट अकाउंट, तो अल्टीमेटली हमें सेल्स अकाउंट को ही मैप करना पड़ेगा। कुछ क्लाइंट होते हैं जो अलग से सेल्स क्रेडिट अकाउंट दे रखे होते हैं, तो उसको आप यहाँ पे मैप करेंगे। ठीक है, इसी सेक्शन में आपको दिखेगा, तो सेल्स क्रेडिट अकाउंट आपको जब क्रेडिट नोट वगैरह बनाएंगे तो उसके केस में आपको ये यूज होगा। ठीक है, डाउन, ये है आपका डाउन पेमेंट एंट्री में अकाउंट, जब डाउन पेमेंट का केस चलेगा, ठीक है, तो उसके केस में है। यहाँ पे देखिए कुछ सेक्शन में दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, बताइए राम साहब। जो सेल्स क्रेडिट अकाउंट करके है, जो इस सेल्स रिटर्न अकाउंट और सेल्स जो क्रेडिट में होता है, दैट इज द अकाउंट। देखिए हाँ, जो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती है, जब सेल्स में होंगे ना आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों ही चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स में सपोज सेल्स का उल्टा तो डेबिट नोट होता है, फिर राइट क्रेडिट नोट होता है, तो उसको मैप करना है कि रिवर्स वाला उसको करना है, जिससे आपको ये जो टैब हम ले रहे हैं, ये टैब किसका है, सेल्स का है, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देख रहे हैं सेल्स का। ठीक है, तो वो अब आते हैं डाउन पेमेंट एंट्री में अकाउंट। डाउन पेमेंट एंट्री में अकाउंट जो डाउन पेमेंट का भी सेक्शन दिखाया था उसमें चलेगा। जब आप यहाँ पे देखिए आपने डाउन पेमेंट बनाया, ठीक है, आपको अभी मैंने क्लियरेंस अकाउंट भी दिखाया था आपको, डाउन पेमेंट क्लियरेंस अकाउंट। तो जब आप यहाँ पे ये डाउन पेमेंट इस पे आएंगे, सपोज दैट आपको 20% डाउन पेमेंट हो गया, ठीक है, और 20% डाउन पेमेंट होने के बाद अभी 80% हमारा पेमेंट अभी बाकी है जो आनी है। तो जब आपका वो 80% अमाउंट भी आ जाएगा, माने कि 100% पेमेंट जब होगा, ठीक है, तब जब आप फाइनल बिल बनाएंगे उसका, तब ये इंट्रीम अकाउंट हिट करेगा। ये इंट्रीम अकाउंट क्या करेगा, जो डाउन पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है 20%, उसको ये नॉक ऑफ करेगा एंट्रीम अकाउंट, वो 20% का, और रिमेनिंग जो टोटल 80% है उसका वो बिल बनने देगा। तो वहां पे ये आपका एंट्रीम अकाउंट चलता है जब डाउन पेमेंट का केस होता है। तब समझ में आया कि नहीं? सपोज दैट हमारा 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ, हमें क्या किया, कस्टमर ने 20% एडवांस दे दिया, ठीक है, दोनों में ही चलता है, सेल्स में भी चलता है और परचेज में भी चलता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यह है ना डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट और डाउन पेमेंट, क्योंकि मैं अभी सेल्स की बात कर रहा हूं तो इसलिए मुझे सेल्स ही दिखाना चाहिए। मैं आपको परचेज खोल रखा है, बात कर रहा हूं मैं सेल्स की। तो यहाँ पे देखिए, अब सपोज दैट 20% हमें या 30% हमें कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दे दिया, ठीक है, जैसे ही दिया हमने उस समय बिल बुक कर दिया 30% का डाउन पेमेंट करके। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट परसेंटेज पूछेगा कि कितना परसेंट आपने यहाँ पे डाउन पेमेंट 100% है ना, सपोज दैट तो 30% दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 30% कर दूंगा, आइटम वगैरह सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट है डाल दूंगा, ठीक है। तो ये 30% अभी हमने पेमेंट दे दिया। आफ्टर फ्यू डेज या फ्यू मंथ उसने क्या किया, रिमेनिंग जो 80% था वो भी हमें दे दिया, ठीक है। तो जब वो 80% देगा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो जब देगा, तब ये इंट्रीम अकाउंट हिट करेगा और ये जो 30% अमाउंट जो दे रखा है उसको नॉक ऑफ करेगा।
क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट में जाना चाहिए ना इम्पैक्ट। तो इसी के लिए हमें इंटरिम अकाउंट यूज होता है, ठीक है। जब आप पेमेंट लेंगे तो और बिल पे दोनों पे ही जाएगा, बिल पे क्रेडिट होगा, वहां पे डेबिट होगा, सरप्लस होके वो खत्म हो जाएगा। जैसे ऑफसेट अकाउंट चलता है उस तरह से, तो इसको भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी बस इतना समझिए, ये डाउन पेमेंट के केस में आपका चलता है। क्लियर? ठीक है। हाँ जी सर। सर एक चीज से जो आपने जो बताया था अपना एक्सचेंज रेट वाला, अगर एक्सचेंज रेट में मान के चलो सर कभी 2 रुपए कम हो गए, 2 रुपए ज्यादा हो गए, लास्ट में मंथ के एंड में या साल के एंड में मान लो 100 रुपए बच गए उसमें, तो उसका क्या होगा सर? उसका क्या होगा? देखिए, ये जो भी अकाउंट आपका है ये क्या है, सेल्स का अकाउंट है। तो आपका अगर 100 रुपए 50 रुपए बच गए बढ़ के घट के, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये रेवेन्यू में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस वाला भी रहेगा। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। वो ये पार्ट आपका ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर नहीं होने वाला नेक्स्ट सेशन में। समझ रहे बात को? ठीक है। ये सेशन में नहीं, क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो ओनली बैलेंस शीट जाता है। बैलेंस शीट में आपका एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी ही जाएगा, ये पार्ट नहीं जाएगा रेवेन्यू वाला। एसेट, लायबिलिटी और हाँ, ये सब क्या आपका रेवेन्यू का अकाउंट है। देख रहे हैं, आर से स्टार्ट हो रहा है, ये सब आपका रेवेन्यू का अकाउंट। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आप ठीक है, एक्सपेंस में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके आप देख लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो भी आएगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉसेज। हाँ, अगर ये अकाउंट इसमें बना होता तब ये एसेट्स का पार्ट होता, तब ये आगे ट्रांसफर होता। ठीक है। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। मैं आपको बताता हूँ, इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। जब आपको बैलेंस शीट का कराऊंगा ना तब और ज्यादा ठीक है सर, होगा। ओके ओके। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अच्छा, इसमें डनिंग इंटरेस्ट और डनिंग फी मुझे आज तक कभी यूज किया नहीं है, और इसके बारे में उतना ज्यादा कभी किसी को मैंने इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। अगर आपको जानना है तो मैं इसको देख के बताऊंगा कि क्या है ये डनिंग इंटरेस्ट और डनिंग फी। ठीक है, तो अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी क्लाइंट के पास, हमारे पास यूज के लिए आया भी नहीं कि क्या है ये। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये टैक्स वाले सेक्शन में एक अकाउंट है। ठीक है, ये क्या है, डाउन पेमेंट टैक्स ऑफसेट अकाउंट। ऑफसेट अकाउंट जैसे आप जहाँ पे आपका टैक्स, हाँ बताइए। डनिंग मीन्स जैसे जैसा कोई अगर आप कोई ये कस्टमर है उसके तरफ से कोई माल आ रहा है और वो मीन्स डिले होता है, तो उसमें ऐसा डनिंग इंटरेस्ट वगैरह लगता है क्या सर? हाँ, वो मैं अभी तक किसी को देखा नहीं यूज करते बॉस, तो अगर मैं आपको कल देख के बता दूंगा कि डनिंग का क्या है। किसी ने क्लाइंट ने आज तक, हमने इतने इम्प्लीमेंटेशन के डनिंग वाले मैप कराए ही नहीं है। ये कोई इंटरेस्ट वगैरह अगर ये यूएस मीन्स इंडिया में तो ऐसा यूज नहीं होता है, बट आउटसाइड ऑफ इंडिया तो डनिंग फीस लगता है सर। ऐसा मीन्स हो सकता है, होता होगा ये, तो वही डनिंग फी और उसका हो जाए डनिंग टैक्स लगते हैं सर। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अगर बाद में आप ये करते हो तो डनिंग टैक्स लगता है वहाँ पे। रुको, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा, मैं देखता हूँ उसको, आप लोग को शेयर भी कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट। उसमें सारे अकाउंट के बारे में दे रखा है। तो डनिंग फी मैंने आज तक कहीं मैप नहीं किया। ये सब जो चीजें मैंने बताया आपको, ये सब चीजें तो मैंने करा है। इंडिया में एक्चुअली यूज होता भी नहीं है वैसे। नहीं होता है, वही है एग्जैक्टली। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, मैं डनिंग फी उसमें दे रखा होगा। चलो मैं शेयर कर दूंगा आपको हाईलाइट करके, ठीक है, आप देख लेना उसको। नहीं तो नेक्स्ट सेक्शन में कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जो चीजें नहीं क्लियर है उसको ना बताने से अच्छा है कि गलत ना बताएं, वो ज्यादा अच्छा है। सर ये ऑफसेट अकाउंट होते हैं, हर एक में क्या होते हैं सर? इसका एक बार प्ले कर देंगे? आप आइए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैं समझ रहा था कि ऑफसेट अकाउंट क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट का मतलब क्या होता है। आप जब यहाँ पे आएंगे, जब आप जीआरपीओ बनाते हैं, परचेज हैं, आप ये देखिए जीआरपीओ का मैं कोई जनरल एंट्री ओपन कर लेता हूँ। ये जीआरपीओ बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जनरल एंट्री चेक कीजिए, क्या है, गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका रॉ मटेरियल, ये जो है आपका डेबिट हो रहा है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें कुछ एक्सपेंस लगे हुए हैं तो वो इसमें जा रहा है। अब ये क्या है, ये जो गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस, ये ऑफसेट अकाउंट है, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना। अब जब इसका इनवॉइस बनेगा तो वहां पे इतना ही से डेबिट हो जाएगा। तो जितना अमाउंट से क्रेडिट हुआ था उतना ही अमाउंट से डेबिट हो गया, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्रेडिट डेबिट सरप्लस। तो यही कहलाता है ऑफसेट अकाउंट। ये ओनली हुआ, यहाँ पे यूज क्यों हुआ है,
तो ये जो स्टॉक अकाउंट है इसको डेबिट कराने के लिए ये जो डिजाइन कर रखा है ताकि ये स्टॉक अकाउंट हम डेबिट कराएं। अब इसको जब डेबिट कराएंगे तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? अब ऐसी बात है अकाउंटिंग के डिफिनेशन में जहां पे अगर कोई भी चीज डेबिट हो रहा है तो वहां पे क्रेडिट होगा, अगर कोई चीज क्रेडिट हो रहा है तो पैरेलली उतना ही से डेबिट होगा। आप देखिए यहां पे बैलेंस जो देख रहे हैं जितना क्रेडिट साइड उतना ही डेबिट साइड होना चाहिए, नहीं तो ये बैलेंसिंग होगा नहीं और ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम ये ऑफसेट अकाउंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब इसका बेनिफिट भी है। अगर सपोज दैट आपने एमआरएन कर लिया, ठीक है, और इनवाइसिंग नहीं हुआ तो इस अकाउंट में, इस जीएल अकाउंट में ये बैलेंस हमेशा स्टैंडिंग, ये देखिए इतना अकाउंट, इतना जो बैलेंस दिखा रहा है आपका क्रेडिट, मतलब इतना आपका अभी एमआरएन, दिस मच अमाउंट का आपको एमआरएन पेंडिंग है जिसका इनवाइस नहीं हुआ है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा आपको, किस डेट में कितना आया है, ठीक है, कौन सा है ये आपका ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे इतना अमाउंट है, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे दिस मच अमाउंट है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है। इससे रिपोर्टिंग करने में या फिर हमें आगे बताने में, जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं पेंडिंग एमआरएन का, उसको बनाने में हमें ईजी रहता है। तो सैप ने ये डिजाइन इसलिए कर रखा है ताकि आपके हर तरह की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो ये जो अकाउंट है आपका ऑफसेट, अब मैं इसी का आपको इनवाइस करके दिखाता हूं। ये अभी ओपन ही है, मैं इसका इनवाइस करता हूं तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, जरा इसको साउंड बंद कर दीजिए जहां से भी आ रहा है। अब इसको मैं जैसे ही इनवाइस करूंगा ये हमारा एपी इनवाइस पे है। अभी मैंने एमआरएन दिखाया आपको, जीआरपीओ। अब इसको जब इनवाइस करने आ गया, अब इसकी जनरल एंट्री जरा चेक कीजिए। ये देखिए, अब ये क्या है, ये हमने पेमेंट टर्म बना रखा है। ये जो पेमेंट टर्म बना हुआ है परसेंटेज में हमने 3 इंस्टॉलमेंट में बना रखा है, 40%, 40% एंड 20%, इसीलिए 3 पार्ट में ये दिखा रहा है। अब यहां पे देखिए, गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस, 18,000 से वहां क्रेडिट हुआ था, 18,000 से यहां क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो 80,000 से जो वहां क्रेडिट हुआ था यहां डेबिट हो गया, तो सरप्लस क्या हो गया, 0। क्रेडिट अमाउंट हमेशा नेगेटिव में होता है और डेबिट अमाउंट हमारा पॉजिटिव में हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इक्वल बैलेंस है तो यहीं पे नॉक ऑफ हो जाएगा ये अकाउंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफसेट अकाउंट बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? हाँ जी हो गया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जब होंगे तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होगी आपको, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें देखिए पेमेंट टर्म की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए हमने पेमेंट टर्म जो बना रखा है इसका, ये देखिए यहाँ पे 40%, 40% एंड 20%, 3 स्लॉट में हमने बना रखा है ये 20% ऑन इंस्टॉलमेंट। तो इसी हिसाब से वो बैलेंस दिखा रहा है, 3 पार्ट में जो दिखा रहा है। इसे अगर मैं यहाँ पे सिंगल लगा दूं, कोई भी अगर पेमेंट टर्म मैंने इसको चेंज कर दूं और सिंगल लगा दूं, तो वहां जो जनरल एंट्री में 3 पार्ट में दिखा रहा है वो हमें सिंगल पार्ट में दिखाएगा। अब आप जनरल एंट्री चेक करेंगे तो क्या करेगा, वो आपको सिंगल पार्ट में दिखाएगा। अब इसको देखिए, ये आ गया ना सिंगल में, ये जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था वो सिंगल में डिवाइड हो गया। और ये देखिए आपका, तो ये इसीलिए इसको ऑफसेट अकाउंट बोलते हैं। ऑफसेट अकाउंट कहने का मतलब है कि एक जगह कहीं पे क्रेडिट हो रहा है तो कहीं पे डेबिट होके वो खत्म हो जाएगा, कहीं पे डेबिट हो रहा है तो कहीं पे क्रेडिट होके वो सरप्लस इंड हो जाएगा, उसका बैलेंस माने कि बैलेंस जो है मैनेज हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग ऑफसेट अकाउंट बोलते हैं। चलिए अब आगे, हाँ जी। अब आते हैं हम लोग, सेल्स टैब हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं परचेज टैब में। ठीक है, अब जैसे कि आपने सेल्स में देखा, हम जब किसी भी डोमेस्टिक कस्टमर को कुछ मटेरियल सेल कर रहे थे तो हम वहां पे डेटर अकाउंट मैप कर रहे थे। सिमिलरली जब परचेज में हम किसी भी डोमेस्टिक सप्लायर से कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो यहां पे हम डोमेस्टिक क्रेडिटर अकाउंट मैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर अकाउंट नहीं है तो हमें चलना होगा उसको कंट्रोल अकाउंट को मेंटेन। तो क्रेडिटर अकाउंट कहाँ होगा, लेबिलिटी का पार्ट होगा। तो इसमें देखिए अभी हमने इसको कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रखा होगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे है आपका, ये देखिए ये है ना सेंड्री क्रेडिटर रॉ मटेरियल। अब इसको जैसे ही मैं कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा ये हमारा वहां पे दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी सारे अकाउंट जितने भी इसमें अवेलेबल अकाउंट है सबको मैं इसको मैं मैप कर देता हूँ। ठीक है, अब आप आइए जीएल अकाउंट पे, पहले मैं उसको चार्ट ऑफ अकाउंट पे आके उसको सही करता हूँ। तो ये आया लायबिलिटी और इसमें मैं कहाँ चला आया, यहाँ आ गया क्रेडिटर अकाउंट। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको किया ये ग्रीन हो गया।
ये भी आपका क्रेडिटर अकाउंट है, इसको भी कंट्रोल अकाउंट बनाए। जितने भी क्रेडिटर अकाउंट होंगे, डेटर अकाउंट होंगे, वो कंट्रोल अकाउंट होते हैं। जितने भी स्टॉक अकाउंट होते हैं वो सारे आपके कंट्रोल अकाउंट ही होते हैं। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। इसको एक्सपेंस एंड सर्विसेज इसको भी करता हूँ। जितने भी हैं आपका ग्रुप कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ये बना रखे हैं, तो इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। गुड रिसीव बट नॉट इनवॉइस, उसके बाद डाउन पेमेंट एंट्री में अकाउंट, ये क्लियरिंग अकाउंट, ये चाहिए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, तो ये इस तरह से हम इसको अपडेट करें। अब देखिए, अब यहाँ पे जब मैं टैब करूंगा तो यहाँ पे जितने भी मैंने कंट्रोल अकाउंट बनाए सारे अकाउंट यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये तो जब तक आप उसको नहीं बनाएंगे तब तक आपको दिखा। अब इसमें से जिस अकाउंट को यहाँ पे मैप करना है आप उसको मैप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंडिकेटर रॉ मटेरियल। अब रही बात कि आप बोलेंगे यहाँ तो सिर्फ आपने रॉ मटेरियल का किया है, जबकि इसमें तो कई सारे अकाउंट बने हुए हैं, तो क्या अकाउंट इसी में ट्रांजेक्शन जाएगा ना। जब हम आइटम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जब हम उसके वेंडर जब बनाएंगे तो उसको हम कैटेगराइज करके इन सारे अकाउंट को उसी से मैप कर देंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये ट्रांजेक्शन जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको मैप करके दिखाएंगे तो ट्रांजेक्शन होगा। अब ये क्या बोल रहा है, फॉरेन अकाउंट पेबल। अब सपोज दैट आपका जो सप्लायर होगा वो आपका बाहर का होगा, जो इंपोर्ट का केस होगा, तो उस केस में आपको यहाँ इंपोर्ट का अकाउंट होना चाहिए, जो है नहीं, तो हमें इंपोर्ट अकाउंट देखने पड़ेंगे। इसमें बने हुए नहीं है, नहीं तो हमें बना के मैप करने पड़ेंगे। अगर बाहर से होगा, हो सकता है इस क्लाइंट का अगर बाहर से नहीं होता होगा कुछ टाइम, इसलिए नहीं होगा, जिसका होगा उसके रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके इंपोर्ट का कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हमें एक इंपोर्ट अकाउंट बनाना चाहिए। इंपोर्ट जनरली होता है सभी जितने भी क्लाइंट होते हैं सभी के पास होता है, तो मैं एक बना देता हूँ इंपोर्ट का अकाउंट। आपका ये है आपका, अच्छा ये लायबिलिटी का पार्ट क्यों है, आप देख रहे हैं ये लायबिलिटी का अकाउंट है, एल लगा हुआ है इसमें, मतलब ये लायबिलिटी का पार्ट है। क्यों है ये, क्योंकि बाहर से सामान हम मंगवा रहे हैं तो उसको पैसा देना होगा। हाँ, हमारी लायबिलिटी खड़ी हो हमारी जाती है, लायबिलिटीज हो जाती है, पे करनी है, ठीक है। अच्छा रंजीत जी, सैलरी अकाउंट भी लायबिलिटी होता है या एक्सपेंस होता है? सैलरी अकाउंट भी वो डिपेंड करता है। कुछ जनरली क्या होता है कि आपको लायबिलिटी का ही पार्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपको सैलरी देना पड़ता है। और कुछ लोग तो वेंडर बना के रखते हैं अपने एम्प्लॉय को, कि भाई उसको हमें पे कर। जो एचआर से अगर बात करेंगे तो एचआर के टर्म में उनका एम्प्लॉय उनके लिए वेंडर है, ठीक है। तो आपको बना के, आप कुछ लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट बना के मेंटेन करते हैं इसमें। कुछ लोग अलग से एचआर आपका ईआरपी यूज करते हैं, सॉफ्ट में नहीं यूज करते हैं। और कुछ लोग आपका सैप में अपना वेंडर बना के रखते हैं एम्प्लॉय को। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन नेचर जो है आपका वेंडर का ही है उसमें। तो ये हमारा सिंडिकेटर इंपोर्ट हो गया। अब जो भी इंपोर्ट का होगा, हमारा जो वेंडर होगा उसके साथ हम ये मैप कर देंगे। जो डोमेस्टिक का होगा डिफरेंट कैटेगरी का हम डिफरेंट कैटेगरी उसमें मैप कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रियलाइज एक्सचेंज रेट वाला जो हमने सेल्स में मैप किया था, उसी तरह से क्या होगा परचेज के केस में भी डिफरेंस हो सकता है। आपने इनवॉइस किया, ठीक है, एपी इनवॉइस हुआ और पेमेंट जब आप करने गए तो उस दिन डेट चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ गया, तो वहां पे वेरी। हाँ राम साहब बताइए। जो अकाउंट पेएबल अकाउंट है ना, वेदर इट्स डोमेस्टिक और फॉरेन, जो टाइप ऑफ क्रेडिटर तो बहुत सारे हैं। अब स्टार्टअप अकाउंट में सन्डे क्रेडिटर रॉ मटेरियल, सन्डे क्रेडिटर सर्विसेज, सन्डे क्रेडिटर में भी एक्सपेंसेस समथिंग। ठीक है, तो आपने ओनली रॉ मटेरियल को क्यों मैप किया इसमें? अभी मैंने रॉ मटेरियल को इसलिए मैप किया है कि हमें कोई ने एक नए अकाउंट लेना था। जब हम कस्टमर यहाँ पे सप्लायर ग्रुप जब बनाते हैं, आप बीपी मास्टर में मैंने कस्टमर में भी यही बोला था कि अगर डोमेस्टिक में एक से मल्टीपल कैटेगरी होंगे तो हम क्या करेंगे, बीपी मास्टर मतलब कि कस्टमर जब बनाते थे तो वहाँ पे उस अकाउंट को मैप कर देंगे। अगर यहाँ पे वेंडर भी हमारा डिफरेंट कैटेगरी में जो अकाउंट दे रखा है, तो हमने अभी जो मैप किया है ओनली रॉ मटेरियल का जो वेंडर सप्लायर होगा उसके लेके मैप किया है। एक उसमें है सीओपी करके बना हुआ था, तो जब हम उसका ग्रुप बनाएंगे
उसका सप्लायर का, तो उसके साथ हम मैप कर देंगे उस पार्टिकुलर अकाउंट को। तो ऑब्वियसली जब हम उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो उसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अभी जब हम ग्रुप बनाएंगे ना अब बीपी मास्टर का, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रुकिए, इसमें आते हैं। ये देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई भी बिजनेस पार्टनर, तो आपके और क्योंकि एक ही तरह के डाउट 2 बार आए, इसका मतलब कि चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो हमें इसको क्लियर करके चलिए। सपोज दैट कि मैंने एक वेंडर कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वेंडर लिया, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेंडर, सपोज दैट ये वेंडर उठाता हूँ, देखिए इस वेंडर को उठाऊंगा तो ये उसका ये ग्रुप बना रखा हमने, क्रेडिटर है ना। अब यहाँ पे क्रेडिटर डोमेस्टिक भी कर सकता हूँ, क्रेडिटर डोमेस्टिक ए कर सकता हूँ, क्रेडिटर डोमेस्टिक बी कर सकता हूँ, क्रेडिटर डोमेस्टिक सी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो अकाउंटिंग है इसमें आएंगे, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्रेडिटर डोमेस्टिक मैप कर रखा है। क्लियर है राम साहब? अब यहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, दूसरा ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा क्रेडिटर ए या बी, समथिंग कुछ भी बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया, क्योंकि चीजें क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने ए बना दिया, ठीक है। अब बोलेंगे कि इस पे अकाउंट, तो इस पे जो अकाउंट देंगे हम, ये देखिए मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे दूसरा वेंडर जब मैं बनाऊंगा, यहाँ पे कोड डाल दूंगा, डिटेल क्रेडिटर ए, यहाँ पे अकाउंट जो है ये जो डोमेस्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे बनाऊंगा ट्रेड क्रेडिटर डोमेस्टिक ए। तो अब अल्टीमेटली जब इस वेंडर के साथ हमारा ट्रांजेक्शन होगा तो इस जीएल अकाउंट में जाएगा, और क्रेडिटर ए वाले में जाएगा, उसमें करूंगा तो बी वाले में जाएगा। यहाँ से आप जाके आप इस अकाउंट को मैप कर दीजिए, जिस अकाउंट को आपको लेना है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप उस अकाउंट को यहाँ पे मैप कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है या अभी भी डाउट है? है, स्टिल डाउट है? अच्छा ठीक तो है। मेरा सिंपल क्वेरी क्या है कि डोमेस्टिक जो जितने भी अकाउंट पेबल के ग्रुप है मैप करने के लिए, सभी क्रेडिटर टाइप को क्यों मैप नहीं किया, वन पार्टिकुलर टाइप को? देखिए ये जो है, ये जिसको आप डालेंगे तो वो और किसी को कोई भी क्रेडिटर टाइप इसमें मैप कर सकते हैं? नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई एक ही कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट क्या है, हाँ, सपोज मैं सन्डे क्रेडिटर एक्सपेंसेस को इसमें मैप कर देता हूं, तो does it have any other significance in the determination? प्रॉब्लम इज, अगर आपने सिंडिकेटर एक्सपेंस को यहाँ पे मैप करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप बनाने के लिए जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट उठ के आएंगे। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट हम मैप कर रहे हैं, वो सारे बाय डिफॉल्ट अकाउंट आएंगे। बट यू कैन चेंज इट, आप अपने ऑप्शन के अनुसार इसको आप चेंज करके दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं एट द बिजनेस पार्टनर। और जिस अकाउंट को आप डालेंगे, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, अल्टीमेटली इसी अकाउंट में जैसे मैं ये कर रखा है, अब इसको मैं चेंज कर दूं इसमें फॉरेन में, ठीक है, तो अब जो ट्रांजेक्शन इसको मैं अपडेट कर दूंगा, तो ये सारे ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट में जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर मैंने जीएल अकाउंट में डोमेस्टिक को कर रखा है तो डोमेस्टिक में ही इसमें ट्रांजेक्शन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे मैप करूंगा उसमें जाएगा। लेकिन जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन करने से क्या फायदा है? सपोज दैट मैं न्यू वेंडर कोड यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, कंट्रोल ए किया, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे किया, यहाँ पे आया, मैं न्यू वेंडर बनाऊंगा, ये वेंडर लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया वेंडर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अपने यहाँ पाया ना, ट्रेड क्रेडिट डोमेस्टिक। दैट मींस डिटरमिनेशन का मतलब रखा, वो डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, बस उतना ही है उसका सिग्निफिकेंस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बट अल्टीमेटली जिसको आप यहाँ पे मैप करेंगे उसी में ट्रांजेक्शन होगा। ये नहीं कि वहां जो हमने डाल दिया वो ही फिक्स हो गया। ओके, ठीक है, मतलब बाकी कैलकुलेशन में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिसमें आपका वो मैप रहा है, जिसके साथ आपका मैप रहेगा अकाउंट, जीएल अकाउंट, उसी में ट्रांजेक्शन होगा। ये नहीं कि यहाँ जो हमने डाल दिया सिर्फ उसी में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रियलाइज एक्सचेंज। यही है एक्सचेंज रेट डिफरेंस का। सपोज दैट आपने आज इनवॉइस किया, कल उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप इनवॉइस किए, डेट है 5 तारीख, जब आप बिल पे कर रहे हैं डेट हो गया 7, तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट डिफर करेगा, तो गेन ऑन लॉस जो अभी हमने अकाउंट मैप किया था उसी अकाउंट को हम यहाँ पे मैप कर देंगे, एक्सचेंज रेट डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा
उसमें जो वेरिएशन आएगा उसी हिसाब से कंपनसेट करेगा, जैसे सेल्स में चला था सेम उसी तरह से इसमें चलेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि ये अकाउंट रेवेन्यू में क्या बना हुआ है, तो ये डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट पे कि आप इसको रेवेन्यू में रखते हैं, इक्विटी में रखते हैं या लेबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको रेवेन्यू में रख रहे हैं तो ये आपको प्रॉफिट लॉस में जाएगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो ये प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। तो क्लाइंट को अपने अनुसार सोचा है और उसने इसमें रख रखा है। ठीक है, बट ये अकाउंट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस का अकाउंट है। तो अल्टीमेटली भरना किसको पड़ेगा, आप ही को भरना पड़ेगा, आप ही से लेना पड़ेगा। तो वो अपने जगह पे भी सही है। ठीक है, अब है आपका ये बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर का जब आप अकाउंट यूज, जितने भी अकाउंट आप यूज करते हैं उसमें से कोई भी अकाउंट आप बैंक अकाउंट बना के आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे आप परचेज का केस है तो आप जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जनरली क्या करते हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ अकाउंट होते हैं तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं मैप करते हैं, मैनुअली जिस समय ट्रांजैक्शन करना होता है आउटगोइंग पेमेंट पे जाके वो अकाउंट लेते हैं। आप इसमें से कोई भी अकाउंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कर दीजिए, अपने आप वहां पे वो दिखाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाएगा, कंट्रोल अकाउंट नहीं है या कैश अकाउंट कर दीजिए। जनरली क्लाइंट क्या करता है, इसको मैप नहीं करता है, क्योंकि जब आप आउटगोइंग पेमेंट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करने का, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूं जो दूसरा डेटाबेस है उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैप करना चाहते हो तो कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट यही अकाउंट उठ के आएगा आपके। अगर ज्यादातर एक ही अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है तो आप यहाँ पे उस पार्टिकुलर अकाउंट को, मैं जैसे कि आउटगोइंग पेमेंट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे जब आप आएंगे किसी वेंडर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सपोज दैट ये हमारा वेंडर है, अब इसको मैं पेमेंट करने जाऊंगा। ठीक है, या इनकमिंग पेमेंट लूंगा या आउटगोइंग में, अब इसमें मैं जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसका ये बिल है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए बैंक ट्रांसफर के केस में यहाँ पे ये पूछता है जीएल अकाउंट, यहाँ पे ऑलरेडी आप सिलेक्ट करते हैं बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे सपोज दैट इसमें एसबीआई बना हुआ है तो मैं एसबीआई अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे एचडीएफसी से करना है तो मैं एचडीएफसी, तो यहाँ पे ओपन रहता है। अगर आप वहां पे मैप कर देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एसबीआई उठ के आएगा। तो आप अगर सुविधा के लिए करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जिससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, जिस बैंक अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, उस बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे मैप करके रख सकते हैं। या फिर आप अगर चाहते हैं तो फिर सेम ही अकाउंट को आप किसी अकाउंट को नहीं रखिए, आप वहां पे मैनुअली जब आउटगोइंग पेमेंट में जाइए तो वहां पे आप उसको यूज कीजिए। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट आपको बैंक ट्रांसफर में रखना है, नहीं रखना। ठीक है, ज्यादातर क्लाइंट को हम देखते हैं ये ओपन रखता है, पर भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब इसको मैं मैप कर दूंगा तो जब भी आप बैंक ट्रांसफर पे सेक्शन में जाएंगे तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली वहां पे आएगा। आपको वहां पे अगर इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो आपको अकाउंट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही अकाउंट आपका उठ के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट, वही डिस्काउंट अकाउंट आपने देखा था, कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट का केस है आपका, अगर परचेज करते हैं कुछ भी, आपका डिफाइंड है कि भाई कैश में पेमेंट करेंगे तो हम इतना % डिस्काउंट देंगे, तो आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट अकाउंट को मैप कर सकते हैं। जो इसमें बना है नहीं, हम बना के इसमें कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट क्लियरिंग अकाउंट उसी तरह का ऑफसेट अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट, इसको देखिए, ये आपका दो तरह के है, यहाँ पे है एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट एंड दूसरा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। जितने भी सर्विसेज का जो केस होगा, जो सर्विस का इनवॉइस वगैरह आप बुक करते हैं उसमें एक्सपेंस अकाउंट बुक होता है। तो जनरली क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट जिस समय ट्रांजेक्शन होता है उसी समय मैप करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको तो क्लियर होगा। जब आप सपोज दैट यहाँ पे आए और सर्विस का इनवॉइस आप बुक करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपका ये हो गया परचेज। मैं इसमें एक परचेज ऑर्डर बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आइटम है, ये चेंज होगा, ये सर्विस में आता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जीएल अकाउंट ये जो बोल रहा है, ये यहाँ पे जो जीएल अकाउंट हो, अगर आपने वहां पे एक्सपेंस अकाउंट मैप कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। अगर नहीं मैप किया तो मैनुअली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो यूजर होता है उसका डिफरेंट अकाउंट होता है। किसी का ट्रांसपोर्टर का अलग एक्सपेंस अकाउंट है, किसी का आपका डे टू डे जो कुछ मटेरियल मंगा रहा है उसका अलग एक्सपेंस अकाउंट है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट है, तो वैरायटी ऑफ अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये टैब करके वो पार्टिकुलर अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं।
अगर आपकी कंपनी का एक ही एक्सपेंस अकाउंट है तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर दीजिए, वो हमेशा यहाँ पे उठ के आएगा एक्सपेंस। जब सर्विस का आपका केस होगा, तो कोई मटेरियल आप मशीनरी आप सर्विसिंग करा रहे हैं तो उस केस में भी आपका वो अकाउंट अल्टीमेटली चलेगा। ठीक है, तो ये उसके केस के लिए तो आपको देखना है कि आपको मैप करना है या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई मेंटेनेंस का अकाउंट होगा या सर्विस का एक्सपेंस का, तो मैं उसको मैप कर सकता हूँ। एक्सपेंस क्लियरिंग, एक्सपेंस पेबल, ये आप डाल दीजिए एक्सपेंस पेबल जो भी है आपका एक्सपेंस है, तो इसको मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं परचेज क्रेडिट अकाउंट। जो परचेज अकाउंट है जिसमें क्रेडिट अकाउंट और डेबिट की बात करें तो क्रेडिट अकाउंट जो परचेज अकाउंट चलेगा उसी को हम यहाँ पे मैप करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर परचेज क्रेडिट दे रखा होगा तो परचेज क्रेडिट जैसे सेल्स में था, नहीं दे रखा है तो परचेज अकाउंट ही। तो इसमें देखते हैं परचेज यूनिट अकाउंट, परचेज प्राइस, रॉ मटेरियल, परचेज बैलेंस अकाउंट, नहीं ये नहीं है, परचेज क्रेडिट नहीं दे रखा है तो आप परचेज अकाउंट को भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सेक्शन दे रखा है, रॉ मटेरियल का दे रखा है, कंजम्पशन का दे रखा है, सबका अलग अलग दे रखा है। तो मोस्टली आपका रॉ मटेरियल परचेज होता है तो रॉ मटेरियल वाले अकाउंट को आप मैप कर दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आएगा, जहाँ पे चेंज करना है आप वहाँ पे उसको चेंज कर लीजिएगा। वो आइटम ग्रुप के बाद रॉ मटेरियल पे ये आ गया, अगर आपका कंज्यूमेबल आइटम हो तो उस पर कुछ और जाएगा, तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए ओवर पेमेंट एपी और अंडर पेमेंट सेम केस है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर सपोज दैट किसी से आपने मटेरियल लिया, ठीक है, उसका ड्यू अमाउंट एक्स है और आपने अगर x.005 आपने पेमेंट किया या x.5 आपने पेमेंट कर दिया, तो जो भी 0.5 अमाउंट जो है वो ओवर पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। अगर आपने अंडर पेमेंट किया तो वहीं से क्या होगा, आपका सरप्लस ये इसमें हो जाएगा, इसी में बढ़ेगा और इसी में घटेगा। तो अंडर पेमेंट और ओवर पेमेंट अकाउंट हम यहाँ पे मैप करें। जनरली आपके अपने इंडिया में नहीं तो आउट ऑफ कंट्री होता होगा, वहाँ पे कोई किसी को देता नहीं है एक्स्ट्रा, बल्कि कम ही देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको अगर वो मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे एक अकाउंट मैप कीजिएगा। जैसे एक्सचेंज रेट में एक ही अकाउंट में, दोनों में एक ही मैप कर दिए तो ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट इसी में आपका मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट, जहाँ पे डाउन पेमेंट चलेगा वहाँ पे डाउन पेमेंट क्लियरिंग आई थिंक ये दे रखा था, तो मैं इसको मैप कर देता हूँ। डाउन पेमेंट के केस में डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपका है एक्सपेंस, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट, ये आप जनरली यूज होता है। जैसे क्या हुआ, जितने भी अकाउंट्स हैं, सॉरी जो भी आपके अमाउंट है, हम आइटम के अलावा उसको लाने में, ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो क्या होता है, हमारा जो स्टॉक वैल्यू होता है उस पर इंपैक्ट डालेगा, वो अकाउंट यहाँ पे मैप होता है। जैसे कि फ्रेट, लैंडेड कॉस्ट, ठीक है, ये सारे कॉस्ट उठ के कहाँ जाते हैं, हमारा जो स्टॉक वैल्यू होता है उस पर कैप्चर अगर करना है तो वो इसीलिए यहाँ पे दिया एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस और इन्वेंट्री अकाउंट में फ्रेट डाल सकते हैं या फिर फ्रेट का अलग सेक्शन भी मेंटेन होता है तो उसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट में लैंडेड कॉस्ट भी आ सकते हैं आपका, उसके बाद आपका फ्रेट का कॉस्ट आ सकता है, ट्रांसपोर्टर, जो भी आप जो पर्टिकुलर मटेरियल, सपोज दैट कि आपका 10 लाख का मटेरियल है, उसको मंगाने में जो खर्चे हुए, ठीक है, आप बाहर से मंगा रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग रहा है, इंश्योरेंस लग रहा है, जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस आपके हुए वो सारे अमाउंट कहां पे कैप्चर होना चाहिए, वो कैप्चर होना चाहिए आपको मटेरियल पे। सिमिलरली अगर फ्रेट लग रहा है तो वो फ्रेट जो लग रहा है कहां पे कैप्चर होना चाहिए, आपका स्टॉक में। अगर 5 लाख का आइटम है, अगर हमें उस पर 10,000 एक्स्ट्रा लग गया तो अब हमारा स्टॉक वैल्यू क्या हो जाएगा, 5,10,000 हो जाएगा। तो इसीलिए उसको यहाँ पे कैप्चर करना है। तो एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट में आप यहाँ पे फ्रेट मैप कर सकते हैं या फिर फ्रेट का अलग सेक्शन है, इसको ओपन छोड़िए, फ्रेट सेक्शन में जाके आप मेंटेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको इनिशियल सेटिंग में बताया था। वहां पे 2 अकाउंट आपका मैप होता है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और डाउन पेमेंट एंट्री में अकाउंट, जैसे आपका सेल्स में एंट्री में अकाउंट चल रहा था, जब हम क्या कर रहे थे कि डाउन पेमेंट हमने उसमें क्या था, ले रहे थे, अब हम यहाँ पे पे करेंगे। डाउन पेमेंट में आपने 30% पेमेंट कर दिया, 70% बचा हुआ है, तो जब आप 70% करेंगे पेमेंट तो ये एंट्री में अकाउंट का इफेक्ट जाएगा, और जो आपने वहां पे जो पेमेंट पहले से जो डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट जो चल चुका था उसको नॉक ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये यूज होगा, और फिर आपका टोटल अमाउंट चले। जब